लगता है ट्रंप साहब के ग्रह नक्षत्र इन दिनों ठीक नहीं चल रहे। तभी तो उन्हें एक तरफ ट्रेड कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ को लेकर तगड़ा झटका दिया, तो दूसरी तरफ उनके अपने भी जो हैं उनका साथ छोड़ रहे हैं। एक तरफ ट्रंप की मनमानी बताते हुए कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ पर रोक लगा दी, वहीं ट्रंप के खास सिपहसालारों में से एक इलॉन मस्क ने ट्रंप प्रशासन को टाटा गुड बाय कह दिया। ट्रंप को दोहरा झटका लगा है। ट्रंप टैरिफ पर लगी रोक के बाद ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले के खिलाफ अपील की है, लेकिन क्या ट्रंप टैरिफ पर उन्हें कोई आगे चलकर राहत मिलेगी? अब उन टैरिफ्स का क्या होगा? ट्रंप साहब की नीतियों का क्या होगा? ट्रंप साहब जिस एग्रेशन के साथ आगे बढ़ रहे थे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कह रहे थे, क्या होगा अब आगे ट्रंप का और उनकी नीतियों का? विस्तार से करेंगे आज चर्चा। पहले ये रिपोर्ट। अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप के अपने ही फैसले उन पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। जवाबी टैरिफ को लेकर दुनिया भर को हलकान करने के बाद ट्रंप खुद अपने ही घर में घिर गए हैं। मैनहट्टन की एक ट्रेड कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ पर ये कहते हुए रोक लगा दी है कि ट्रंप ने इसे लेकर न केवल अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, बल्कि ये अमेरिकी संविधान के खिलाफ भी है। यानी कोर्ट ने ट्रंप को साफ तौर पर ये संकेत दे दिया कि ट्रंप टैरिफ अमेरिका में नहीं चलेगा। लेकिन ट्रंप हार मानने वाले कहाँ? उन्होंने ट्रेड कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए एक अपील भी दायर कर दी है। अब देखना होगा कि कोर्ट का पलड़ा किस ओर भारी पड़ता है। ट्रंप की मुश्किलें यही नहीं खत्म होती। ट्रंप टैरिफ के बाद उनके सबसे अच्छे और करीबी कारोबारी एलन मस्क ने भी ट्रंप प्रशासन का साथ छोड़ दिया है। बता दें कि एलन मस्क को ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOG के प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मस्क अपने दायित्वों को बखूबी निभा रहे थे। तभी अचानक मस्क को जाने क्या हुआ और उन्होंने ट्रंप प्रशासन को कर दिया टाटा बाय बाय। लेकिन मस्क ने आखिर ये फैसला क्यों लिया? ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए पहले समझते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी बात या ट्रंप का कौन सा कारोबारी एक्शन एलन मस्क को नागवार गुजरा कि उन्हें DOG प्रमुख के पद से इस्तीफा देना पड़ा। माना जा रहा है कि एलन मस्क के ट्रंप प्रशासन से अलग होने की मुख्य वजह हाल ही में पेश किया गया वन बिग ब्यूटीफुल बिल है। ट्रंप का दावा है कि ये बिल सरकारी खर्च में $1.5 ट्रिलियन से अधिक की कटौती करेगा, जबकि मस्क ने ट्रंप के इस बिल को निराशाजनक करार दिया। मस्क का मानना है कि ये बिल बजट घाटे को बढ़ाएगा और साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के असल मकसद को भी कमजोर करने का काम करेगा। यही वजह है कि मस्क वन बिग ब्यूटीफुल बिल को लेकर ट्रंप के इस पहल से सहमत नहीं थे और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मस्क ने भरे मन से सही ट्रंप प्रशासन का साथ छोड़ दिया। तो क्या माने कि आने वाले दिनों में ट्रंप मस्क की जुगलबंदी एक बार फिर देखने को मिल सकती है, या फिर मस्क अपना ध्यान अब केवल और केवल अपने कारोबार पर लगाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं पुनीत अहलूवालिया जी का। रिपब्लिकन पॉलिटिकल एंड बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है पुनीत सर आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग। हमारे साथ हैं अजय बग्गा सर, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है बग्गा सर आपका। गुड इवनिंग। और हमारे साथ हैं सुभाष चंद्र गर्ग सर, पूर्व वित्त सचिव और अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिक मामलों के जाने माने जानकार। बहुत बहुत स्वागत है गर्ग सर आपका भी हमारे शो पे। अहलूवालिया सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं और आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहे हैं। इनफैक्ट आपका ट्रंप साहब को लेकर वो बयान बड़ा वायरल भी हुआ था, न्यू शेरिफ इन टाउन, जब आपने उन्हें कहा था। हाउ डू यू असेस नाउ सर, व्हाट वेंट रॉन्ग, और अभी कितना मुश्किल में आप देख रहे हैं ट्रंप साहब को? Nothing is wrong, everything is on track. President Trump वो जीतेंगे, वो prevail करेंगे, और we are fully behind our president. जो वो करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, not only for America but बाकी देशों के लिए भी, it's going to be an equalizer, and I believe कि he will prevail. This is एक तरह से कहते हैं एक थोड़ी सी अड़चन आई है, hurdle आई है, but he is very clear in the vision of what he wants and how he wants to make America in terms of being more competitive, and at the same time जो reciprocal trade है बाकी देशों के साथ, जो हमारा नाजायज फायदा उठा रहे थे,
उनको किस तरह से रिकैलिब्रेट करना और रीबैलेंस करना है. तो ये सब साफ साफ क्लियर है कि ही इज वेरी स्ट्रांग. ही हैज द सपोर्ट ऑफ द एंटायर रिपब्लिकन पार्टी बिहाइंड हिम. एट द सेम टाइम एलन मस्क के साथ भी उनके रिश्ते बहुत मजबूत है, क्योंकि सर ये जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स होती है ना, खासकर इलेक्शंस में जो आप फोर्ज करते हैं, वो इतनी आसानी से टूटती नहीं है, क्योंकि इसमें यू हैव बीन इन द बैटल ग्राउंड टुगेदर, यू हैव फॉट एंड वन अगेंस्ट ऑल ऑड्स. सो हेंस द रीजन जो मस्क साहब की रिलेशनशिप है ट्रम्प साहब के साथ, और जो ट्रम्प साहब का जो विजन है अमेरिका के लिए, जो अमेरिकन पब्लिक ने उनको दिया है एक विश्वास और एक मैंडेट जो दिया है, एंड एट द सेम टाइम जो जजेस कर रहे हैं, खासकर डेमोक्रेटिक अपॉइंटेड जजेस जो कर रहे हैं, इस रुकावट डाल रहे हैं जो लार्जर विजन है प्रेसिडेंट ट्रम्प का. आई बिलीव दिस इज अ स्मॉल हिकअप, एंड आई थिंक जो बाकी देश है should look at a long-term view of how to do balanced and fair trade with the United States. That should be the fundamental focus of leaders of other nations. बट साहब क्या वहाँ पर क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो ट्रम्प साहब के जो टैरिफ हैं वो काफ़ी हर्ट कर रहे थे यूएस मैन्युफैक्चरर्स को, कंज्यूमर्स को, इनपुट कॉस्ट बढ़ रही थी. अभी वहाँ पर लोग बहुत परेशान थे ऐसा बताया जाता है. सर अभी मैं ओक्लाहोमा में मीटिंग में बैठा हूँ सर. द फोकस इज हाउ टू मेक अमेरिका इवन स्ट्रॉन्गर. जो मैन्युफैक्चरिंग जो वापस आ रही है, जो मिडिल सेंट्रल अमेरिकन स्टेट्स के लीडरशिप जो देख रहे हैं कि हाउ डू वी मेक अमेरिका फार मोर रोबस्ट इन बीइंग सप्लाई चेन स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग होनी चाहिए. So, sir, the recalibration from the governor's side, from the leadership of the America side is already happening. जो आपको yes, जो President Trump ने कहा था कि there are going to be short-term pains. Of course, we will feel those pains, but we're the largest consumers. We're the biggest market for the world. America is. So, hence the reason the companies and the country heads should look at कि भी where and how they want to do business with America. We as Americans are very, very competitive. At the same time, we are also very innovative. हम अपनी recalibration अभी कर रहे हैं कि how do we bring manufacturing back? How do we ensure supply chain issues? How do we really change the fundamentals so that America can become the greatest nation again, which has been envisioned by President Trump, and people have given him the mandate on that. All right. बग्गा सर आपके पास आऊँगा. अभी सर कितनी मुश्किल में लग रहे हैं आपको ट्रम्प साहब वहां पे? नहीं देखिए, अब दो तरीके हैं. एक तो है कि 3 ट्रेड बिल्स हैं. 1930 का एक है, एक 1962 का, एक 1974 का है. उसके अंदर वेरियस सेक्शंस हैं जो अलाउ करते हैं टैरिफ्स लगाने के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा, इमरजेंसी रेजिम के द्वारा. सबसे महत्वपूर्ण जो है वो इनको 15% तक का टैरिफ 150 दिन के लिए अलाउ करता है. सेक्शन आई थिंक 122 1930 या 1962 के एग्रीमेंट का. तो वो एक विकल्प हो सकता है, बट वो 15% है 150 दिन का, और उसके बाद पारित होना है लेजिस्लेचर से. दूसरा विकल्प है कि फेडरल अपील्स कोर्ट में, वो तो ऑलरेडी दाखिल हो गई है अपील, एंड उधर से भी अगर मायूसी आती है तो सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ा जाएगा. तो ये दो विकल्प बड़े हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन के सामने. ये बाकी विश्व के लिए क्या मौका है, ये दिखा रहा है कि कोर्ट्स कह रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर है और कांग्रेस के पास ज़्यादा पावर है. हाँ, सेक्शन 232 और 301 के तहत बाइडेन ने भी टैरिफ डाले थे. रीगन के टाइम से टैरिफ आते रहे हैं, बट वो केस बाय केस बेसिस पर पर्टिकुलर सेगमेंट्स पे है. ऐसा स्वीपिंग 150 कंट्रीज के ऊपर एक यूनिवर्सल टैरिफ और रेसिप्रोकल टैरिफ अभी तक नहीं किया गया. तो कोर्ट्स का मानना यही था कि ट्रेड बैलेंस को सॉल्व करने के लिए आप इमरजेंसी पावर्स मत लाइए, इसको आप कांग्रेस में लेके जाइए और इसको पारित करवाइए, और अभी हम स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं. तो ये सबसे सिंपल टर्म्स में है. विकल्प है रिपब्लिकन्स के पास इसको फाइट करने के, और बाकी दुनिया भी देखेगी कि अब क्या किया जाए. अब देखिए, जैसे चीन 10% टैरिफ अमेरिका पे लगा रहा है, और आज जो कोर्ट ने किया वो 30% चीन का टैरिफ तो हटा दिया गया उससे.
तो उल्टा अभी अमेरिका को ज्यादा पे करना पड़ रहा है, जो भी वो चीन के वो भेज रहा है 10% ज्यादा, और वो 30% को खारिज कर दिया है कोर्ट्स ने। तो इस तरह का अब चीजें निकल के आएंगी, तो बड़ी तेजी से एडमिनिस्ट्रेशन को मूव करना पड़ेगा रेमेडियल एक्शन लेने के लिए। एब्सोल्युटली। गर्ग सर, आपके पास आऊँगा। बहुत इम्पॉर्टेंटली इस पूरे एपिसोड के बैकग्राउंड में भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील पर बातचीत चल रही है। अमेरिका से भी डेलीगेशन आने वाला है। कुछ खबरें मैं पढ़ रहा था कि 25 जून तक संभवतः ये ट्रेड डील हो जाएगी। काफ़ी इस पे बात आगे बढ़ गई थी। ये ट्रम्प साहब के साथ जो कुछ अभी हुआ है, ख़ासतौर से कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद, आपको लग रहा है कि उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा सर? देखिए, भारत की डील के आने से पहले जस्ट मुझे आई थिंक ये साफ कर देना चाहिए कि ट्रम्प साहब जो करना चाह रहे थे, उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए, फिर सभी कंट्रीज के लिए एक दो को छोड़ के 90 दिन के लिए ऑफ कर दिया, फिर बाद में चीन के लिए भी हटा दिए, और कई सारे अमेंडमेंट्स करते गए। तो पिछले 50 दिन की स्टोरी तो ये है कि वो उसको काफी खुद ही रोल बैक कर रहे थे, और एक भी कंट्री के साथ अभी तक उनका समझौता नहीं हुआ है, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। दूसरा, जो कोर्ट ने आज कहा है वो बिल्कुल सही है और अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ये जो आपका ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का, ये कोई इमरजेंसी नहीं है, किसी भी तरह से आप इसको इमरजेंसी नहीं बता सकते। 20 साल से अमेरिका में ट्रेड डेफिसिट है, कौन सी नई बात है? कोई कल बढ़े हैं क्या ये? बल्कि कल और पिछले कुछ समय से तो कुछ कम कम हो रहे हैं। सर्विसेज में दूसरे और जगह उनके सरप्लसेस हैं। सो कोई इमरजेंसी की सिचुएशन है ही नहीं। तो अगर किसी भी हायर कोर्ट में, मुझे नहीं लगता कि ये टैरिफ जो हैं वापस से उनको नेगोशिएट करने की शक्तियां मिलेगी। सो ये मान के चलना चाहिए कि आज की स्थिति को देखते हुए कि ये टैरिफ का जो खेला शुरू किया था श्रीमान ट्रंप ने, वो लगभग खत्म हो गया है, धड़ाम से गिर चुका है, वो अब होने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में चाहे भारत हो चाहे कोई दूसरे और देश है, मुझे नहीं लगता कि कोई अब ट्रंप के साथ नेगोशिएट करे और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नेगोशिएट करेंगे। भारत को तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उनके साथ अगर कोई नेगोशिएट करेंगे तो आप कुछ दे के ही आएंगे, आपको कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि वहां से शुरुआत ये है कि जो भाई ज्यादा हमने लगा दिया उसमें से कितना कम करें या क्या करें, भारत को क्या मिलेगा उसमें, वो कुछ है नहीं। सो आई थिंक हमारे देश को भी इस समय वॉच करना चाहिए और कोई नेगोशिएशंस उनके साथ नहीं करना चाहिए, कोई डील नहीं करनी चाहिए। मेरी अपनी रीडिंग सिचुएशन की ये है कि अमेरिका तो ग्रेट था और अमेरिका तो ग्रेट है। $30 ट्रिलियन की जिसकी इकोनॉमी हो, दुनिया की करीब 30%, 25 से 30% की इकोनॉमी हो, वो उससे कोई ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक नेशन हो सकता है क्या? और ऐसी स्थिति में कोई ये कहे कि अमेरिका तो बिल्कुल डेड है और बर्बाद हो चुका है और मैं ठीक कर दूंगा उसको, ये सिर्फ वाहियातपन के अलावा कुछ नहीं है। आपने आज का डेटा देखा होगा कि पहले क्वार्टर में अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई 0.2%। आने वाले समय में ये भी होगा। ये सारा जो टैरिफ का मामला चल रहा है उससे सबसे ज्यादा हर्ट हुआ है तो अमेरिकन कंज्यूमर्स हर्ट हुआ है। आप जाके वहां देखिए क्या हालत है, लोगों को पैनिक की सिचुएशन है, कई लोग क्या करें क्या नहीं करें, बहुत ऐसी स्थिति वहां पैदा हो रही है, एजिटेशंस हो रहे हैं, ये हो रहा है, इंडस्ट्री अफेक्टेड हो रही है। तो अगर ट्रंप फेल होते हैं तो एक्चुअली अमेरिका का भला हो। यहाँ से सर एक बड़ा अब सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या होगा। एलूवालिया सर, थोड़ा हमें बताइए, अब यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट्स ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट में अब इसको जाना है, उसके बाद देखेंगे कि वहाँ से क्या होता है। इसको स्टे के लिए कोशिश की जाएगी वहाँ से, बट आगे क्या लग रहा है सर? ऐसा लग रहा है कि अल्टीमेटली फिर वहाँ संसद में ही जाएगा और वहाँ पर तो ट्रबल ही ट्रबल है ट्रम्प साहब के लिए फिलहाल। सर कोई ट्रबल नहीं है सर, वेरी क्लियरली ही हैज एग्जीक्यूटिव पावर्स एज चोजन बाय जो अमेरिकन लोगों ने उन्हें चूज किया है, मैंडेट दिया है टू फिक्स द इश्यूज। और खासकर अगर आपका इतने सालों से कोई नजायज फायदा उठा रहा था कोई कंट्रीज, जैसे एक जमाना था जब नेटो के पार्टनर्स अपना शेयर नहीं दे रहे थे और ट्रम्प साहब ने उनसे पैसे
निकलवाए और उसको उनसे डलवाए टू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी of NATO and the region they live in, especially in Europe. उसी तरह से President Trump is also looking to do the trade aspect so that at least there's fair and balanced trade with trade partners. And what he's trying to do is to be an equalizer, not just with other nations, but especially the advantage that China has taken or other countries are taking with United States. So President Trump is very clear in that aspect. जो दीपक साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे ये हो गया वो हो गया, ये सब पता नहीं, I don't know वो कौन सी न्यूज़ देखते हैं जिससे उनको ये समझ आ रहा है. हाँ, मे बी और CNN और डेमोक्रेटिक न्यूज़ जहाँ पे always it's leading and bleeding and concerning. But if you look at fair and balanced news and hear and read the newspapers, people are fine. और खासकर जो लोग इंपोर्ट कर रहे थे उन्होंने पहले ही 90 डेज का माल इंपोर्ट कर लिया था. उन्हें पता था कि एट सम पॉइंट और द अदर रिकैलिब्रेशन होगी, 10% टैक्स होगा, और साथ ही साथ क्या कहते हैं जो कंपनी जो अमेरिका को माल भेज रही हैं वो अपने आप रीएडजस्ट कर लेंगी. सो आई थिंक सर ओपिनियंस ऑल राइट सर सब एलवाले साहब ओपिनियंस पे न जाते हुए सिर्फ अगर मैं फैक्ट्स पे भी अगर मैं बात करूं तो आज जो कोर्ट ने कहा कल IEEPA के हिसाब से जो टैरिफ लगाए गए थे वो सिंपल सा कोर्ट ने कहा रूल दिया कि इट वाज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डेलीगेशन ऑफ पावर. इससे पहले किसी भी प्रेसिडेंट ने इसका इस्तेमाल नहीं किया था. एंड स्पेसिफिकली जो लॉ इसमें कहा जा रहा है, स्पेसिफिक लॉ सेक्शन 122 ऑफ ट्रेड एक्ट 1974, इसमें भी जो कैप था, द कैप टैरिफ फॉर द ट्रेड डेफिसिट एट 15% फॉर 150 डेज, इसको इग्नोर किया ट्रंप प्रशासन ने. ये तो फैक्ट है सर. तो इसमें कहा जा रहा है कि दिस शोकेस द एडमिनिस्ट्रेटिव इनकॉम्पिटेंस ऑफ ट्रंप प्रशासन. तो ये तो सर फैक्ट है, इसमें तो कोई ओपिनियन नहीं है. देयर इज अ लीगल एस्पेक्ट, और अभी एज आपने कहा कि अभी लीगल हमारे अपील हो चुकी है और होगी. एंड ट्रंप आल्सो आप मानते हैं कि ही हैज द एग्जीक्यूटिव पावर्स टू do what needs to be done, and he also has the mandate in the Congress because the Republicans control the House and the Senate. So I believe that President Trump, if he chooses to go that route, he will be able to do what he needs to achieve. But at the same time, in the idea of speed, of basically doing what he wants to achieve in 4 years, so he's trying to do multiple things in one go. So you have to give him credit for somebody who's trying to not only take care of जो हमारी इमिग्रेशन इशू है, जो हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस है, और जो टैरिफ इश्यूज हैं, और जो वॉर्स चल रही हैं, ही इज ट्राइंग टू वर्क ऑन मल्टीपल फ्रंट. सो यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट दैट ही इज ट्राइंग टू अचीव अ लॉट इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. तो इसीलिए आई थिंक ये एक स्मॉल मैं आप ही का पॉइंट ले रहा हूं सर. विल बी एबल टू अचीव. यस सर मैं आप ही का पॉइंट ले रहा हूं. आपने कहा कि वो बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हैं बहुत कम समय में. बग्गा सर, क्या यही प्रॉब्लम हो गई? बहुत कुछ अचीव करना है लेकिन बहुत कम समय में, जल्दबाजी में बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर दिया. देखिए, वो रियल पॉलिटिक्स देख रहे थे ट्रंप साहब के 2026 का इलेक्शन नवंबर का है, तो जून जुलाई तक उसका असर भी आ जाएगा. तो जो टाइम है वो 16 महीने का टाइम है कि जो कर पाए इस कार्यकाल में, क्योंकि 2026 नवंबर में अगर मेजॉरिटी चली गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी रेस्ट ऑफ द प्रेसिडेंसी के लिए. तो इस बारी टेयरिंग हरी में थे, कोशिश की है, बट इस तरह से जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया, वो सेपरेशन ऑफ पावर और चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम जो रहता है डेमोक्रेसी के अंदर, उसके खिलाफ चले गए. और कोर्ट्स देखिए, सिर्फ इसी पे नहीं, इमिग्रेशन में जिस तरह से डिपोर्टेशन हुआ है, आप देखिए हार्वर्ड पे जिस तरह से इन्होंने कसा अपना पूरा पॉलिसी. मैं नहीं कह रहा वो ठीक है या गलत है, बट उसमें कोर्ट्स ने भी स्टे दिया है. तो काफी जगह से कोर्ट्स में इनको एक्टिविज्म दिख रहा है. और कांग्रेस के को लेके चलते तो देर जरूर लगती है, आर्ग्यूमेंट जरूर होते हैं, जैसे हमने बिग ब्यूटीफुल टैक्स एक्ट में देखा है कि पारित हो गया है उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से, लोकसभा से, बट अभी सेनेट में बाकी है. सेनेट में भी नंबर्स हैं, पारित हो जाना चाहिए, बट काफी डिस्कशन लगती है, टाइम लगता है. वो इस बारी नहीं किया गया. पहले टर्म में वो बहुत इस तरह से सबको लेके चल रहे थे इकट्ठे. इस बारी इन अ रश आए और यही सोच के कि 16 से 18 महीने हैं हाथ में,
और उसके बाद जब 26 के इलेक्शन होते हैं, अगर मेजॉरिटी निकल गई तो लेम डक प्रेसिडेंसी हो जाती है। तो वो डर जरूर है और जल्दी से गए हैं। बहुत कुछ बहुत तरीके से करने की कोशिश करी है, और अब क्या हो रहा है वो एक पुशबैक आ रहा है हर एक डायरेक्शन से। उसके लीगल पैंतरे भी हैं। सुप्रीम कोर्ट तो सपोर्टिव है, सुप्रीम कोर्ट जरूर हेल्प करेगा, बट टाइम लग जाएगा। और दूसरा तरीका है, इसको पार्लियामेंट में लेके जाइए, कांग्रेस में लेके जाइए, वहां से पारित करवाइए, वो फिर ठोस बन जाता है और वो डिकेड्स के लिए चलेगा। यही जो रिपब्लिकन सपोर्टिंग यूनियंस भी हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि $3 ट्रिलियन आप बनाने वाले हैं टैरिफ से अगले 10 साल में। $3 ट्रिलियन के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं चलता है, आप उसको कांग्रेस में ले जाइए, वहां से पारित करिए, ताकि वो लॉ बन के रहे और अगले 10 साल 20 साल चलता रहे। आपको लग रहा है सर कांग्रेस पे ज्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी ट्रम्प साहब को, बग्गा सर? दिक्कत ज्यादा नहीं है। जैसे आपने देख लिया टैक्स बिल में भी 15-16 लोग थे जो होल्ड आउट थे। जब इसका कमिटी में गया था तो 17 बनाम 16 से पास हुआ, रिपब्लिकन्स के बीच में ही। बट जब पूरा वोटिंग हुआ तो एक वोट से निकाल के ले गए। तो मेजॉरिटी छोटी है, और जब टैरिफ जैसी चीज आती है, काफी ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो इम्पैक्ट हो जाते हैं। एक स्मॉल एग्जांपल देता हूं, जब 2018 में ये स्टील के ऊपर टैरिफ लेके आए थे तो 1000 नौकरियां स्टील के प्लांट्स में लगी। 75,000 नौकरियां फोर्जिंग, टूलिंग, इस तरह की जो भी स्टील के उपभोक्ता थे, उन इंडस्ट्रीज में 75,000 नौकरियां निकल गई थी। तो टैरिफ इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है, और लॉबिंग रहेगी। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज का बहुत डिफरेंट मत रहेगा। चाइना भी बहुत एक्टिवली फंडिंग करेगा ट्रम्प के खिलाफ लॉबिंग का। तो इतना आसान नहीं है। जब आप पार्लियामेंट में आ जाता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ज्यादा आसान है कि अपने ओवल ऑफिस में बैठ के आपने साइन कर दिया और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपकी एजेंसीज हैं। वो अब इस कोर्ट ने हटाया है। यही देखना, अगर अपील्स कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इनको फिर से पावर बैक दे देते हैं तो तेजी से बढ़ेंगे। अगर कांग्रेस में चला गया तो धीरे हो जाएगा, और फिर बहुत गिव एंड टेक होता है, बहुत सारी चीजें इसमें से निकल सकती हैं, और चीन जरूर उस पर हावी होगा और ट्राई करेगा उसको लॉबी करना। गर्ग सर, अब इस बीच में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसने भारत को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल किया। इनफैक्ट इस पूरी सुनवाई के दौरान ट्रम्प साहब के जो पेशकार थे, जो उनके अधिवक्ता थे उनके साइड से, उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध का भी हवाला दिया। आई मीन जो भारत ने एकदम खारिज कर दिया था कि किसी तरह का मीडिएशन नहीं हुआ था, थर्ड पार्टी नहीं था, और ट्रेड तो उसमें कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं था, ये तो कैटेगोरिकली कहा। उसके बावजूद ट्रम्प प्रशासन ने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि देखिए जो वर्ल्ड ऑर्डर की जो दिक्कतें हैं उसके लिए ट्रेड बहुत ज़रूरी होता है, जैसे हमने भारत पाकिस्तान का, आई मीन उन्होंने वही बात बोली जो दोहराया, उसको जजेस ने खारिज भी किया। उन्होंने कहा कि भाई ये इमीडिएट इररेपेबल हार्म कैसे हो गया यूनाइटेड स्टेट्स फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल सिक्योरिटी को। दो देश हैं, उनके वहाँ आतंकी हमला हुआ है, वो मिलिट्री एक्शन चल रहा है, आपकी सॉवरेनिटी पे कैसे हमला हो गया? तो फिर वो खामोश हो गए। तो बहरहाल ये सब बातें भारत रखेगा सर ध्यान जब ट्रेड डील हो रहा होगा, और इन सब चीज़ों को आपको लगता है ये सब चीज़ें मद्देनजर रखी जाएंगी? अब आप किसी के सामने कोई चीज तब रखेंगे जब आप के सामने जो है वो एक स्टेबल और एक गंभीर तरीके से आपसे बात करने के लिए तैयार। अब इतनी बार उन्होंने कई तरह के क्लेम्स किए कि भारत पाकिस्तान वाले कॉन्फ्लिक्ट में उन्होंने इंटरवीन किया, और भारत के लोगों को ऑफिशियली एट द हाईएस्ट लेवल तक भी उसको कॉन्ट्रडिक्ट करना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। कितनी ऐसे आदमी के साथ और ऐसे प्रशासन के साथ आप, तो ये किस तरह से आप ऐसे प्रशासन के साथ और ऐसे प्रेसिडेंट के साथ बात कर सकते हैं? आप ये देखिए जो इस कोर्ट में हुआ, और उन्होंने कहा कि हमने टैरिफ को इस्तेमाल किया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच के झगड़े को थोड़ा सुलटाने के लिए। वो एक्चुअली एक काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि ये इमरजेंसी नहीं है,
जैसा आपने भी कहा, अगर इमरजेंसी थी तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में थी, अमेरिका का इसमें कहाँ इमरजेंसी आ गया? और आप अगर प्रेशर के रूप में, कोई भी हथियार के रूप में आप इस्तेमाल करना चाहें टैरिफ्स को, तो आप फिर वो जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब ये नेगोशिएटर हैं, ये डील करना जानते हैं, तो ही इज यूजिंग कि पूरा जो टैरिफ का मामला है उसको एक तरह से डील के रूप में और एक तरह से नेगोशिएटिंग टेक्टिक के रूप में इस्तेमाल किया जाए। ऐसी स्थिति में आप किसी तरह से नेगोशिएट नहीं कर सकते। दैट इज द रीजन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आप उनसे नेगोशिएट मत करिए। दुनिया का कोई सा भी देश नेगोशिएट नहीं करेगा ऐसी स्थिति में। तो ये जो भी कुछ हुआ उसके परिप्रेक्ष्य में जी। आई डोंट थिंक कोई कंडीशन ऐसी है या कंड्यूसिव है कि इसके दौरान उनसे बातचीत करके कोई नेगोशिएट किया जाए। ऑलराइट सर, एलवाले साहब, मेरा सवाल आपसे इसी मुद्दे पे रहेगा कि भारत को बार बार अनकंफर्टेबल करना, उस भारतवंशी सर इस ट्रम्प साहब के इस अप्रोच को कैसे देख रहे थे? क्योंकि यहाँ पर लगातार बहुत पूरा एमईए हमारा जो है वो बहुत अनकंफर्टेबल था और हमने कैटेगोरिकली बिल्कुल खारिज किया ट्रम्प साहब के इन सब दावों को। भारतवंशी सर कैसे देख रहे थे ट्रम्प साहब की इस पूरी अप्रोच में ऑपरेशन सिंदूर में? सर, I would say कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है, he's not a politician, he's a businessman. So I believe when a businessman will say what he believes, he perceives and sees what is better for his country, as President Trump is looking to do, and for the region. As he said that he wants to be a president which is promised peace and wants to have a larger peacemaker in the world. So that is where President Trump is coming from. So you have to realize he's not a politician. He's a businessman who's become a politician. At the same time, he's also looking to make sure he is a peacemaker, not only in the United States for the war. Sir, but this is not the first time. But this is not the first time, sir. उनका ये दूसरा टर्म है और दूसरे टर्म में वो इस तरह से पॉलिसी केओस दिखाएंगे, ऐसे हैपहैजार्ड होके ऑन अगेन ऑफ अगेन टैरिफ अप्रोच। वहां पे कहा जा रहा है कि इट हैज एलिनेटेड इवन हिज ओन सपोर्टर्स। सर वो तो ऐसा है कि आप स्टॉक मार्केट के भी इमोशंस रिएक्शंस देखते हैं सर। पीपल आर वेरी इमोशनल एंड सोशल मीडिया हैज अ वे और न्यूज़ हैज अ वे ऑफ मेकिंग इट मोर इमोशनल एंड हाइपर एक्टिव। बट पीपल हु आर seasoned in this world, they say this is who he is and this is how he's doing what he needs to achieve the larger picture. जो आपके पैनल गेस्ट ने बिल्कुल सही कहा, that he's concerned that if we lose the control of the Congress, he'll become a lame duck president. And that's what his biggest concern is, to find ways how we get the economy in order and how do we re-win the House, which is a big concern for President Trump. So hence the reason he wants to use his 4 years to be a person who is a fair and balanced leader, a peacemaker leader, at the same time who has revitalized the American manufacturing and the greatness. That's what President Trump's vision and all right sir, yes sir, all right sir, मैं फाइनल रिमार्क के लिए मैं बग्गर सर आपके पास आ रहा हूँ। फाइनली सर अब आगे क्या होने जा रहा है? जो 10% वाला जो था सर वो क्या अभी जारी है, नहीं है, उसका क्या स्टेटस है? अभी अगर भारत कुछ सामान अमेरिका भेजता है तो उस पर कितना टैरिफ लग रहा है सर? और आगे क्या होगा? एक मेरा मैं क्यूरोसिटी से एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि ये लॉ सूट को फाइल करने वाले लोग कौन हैं जिन्हें ये लिबर्टी जस्टिस सेंटर कहा जा रहा है, सपोर्टेड बाय फ्री मार्केट लिबर्टेरियंस, कोच फंडेड प्रोफेसर्स, ये कौन है सर जो वहां पर ट्रम्प साहब के लिए इतना ट्रबल लेकर आए हैं? नहीं, ये दो केस थे। एक थे स्मॉल बिजनेसेस और इंपोर्टिंग बिजनेसेस। वॉस करके एक वाइन इंपोर्टर है, तो वो लीडर थे इसमें और बाकी सब लोग साथ में थे। दूसरा जो केस था 12 यूएस के स्टेट्स का केस था। ओरेगोन का सबसे नाम आगे है, तो नेम है यूएस गवर्नमेंट वर्सेस ओरेगोन। तो 12 स्टेट्स ने भी ये कहा कि जो हम बेसिक फैसिलिटी सिटीजन्स को देते हैं उसमें इंपोर्टेड सामान भी आता है, उस पे ये टैरिफ लगा रहे हैं। तो रोजमर्रा का जो प्राइसिंग है वो बढ़ जाएगा और हमारा खर्चा
वेलफेयर का जो स्पेंड है वो बढ़ जाएगा। तो बेसिक केस उन्होंने यही कहा कि प्रेसिडेंट के अख्तियार में नहीं था ये इस तरह का बिल पास करना या टैरिफ लगाने। और फिर ट्रंप के साइड से लॉयर्स ने भी कहा ठीक है, अगर आप इसको स्ट्राइक डाउन कर रहे हैं, आप केवल इन कंपनियों के लिए और उन सामानों के लिए आप स्ट्राइक डाउन करो, ब्रॉड ब्रश स्ट्राइक डाउन मत करो। तो जज ने जजमेंट में ये कहा नहीं, हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड कर रहे हैं कि ये कांग्रेस का काम है, आप इमरजेंसी पावर्स ऐसे नहीं लगा सकते। तो लोग जो थे, एक कॉर्पोरेट्स के लोग थे, दूसरा 12 स्टेट्स थे। ओके। वो सर बता पाएंगे कि वो डेमोक्रेटिक स्टेट्स ही होंगे मोस्टली। वो 12 का नाम मुझे नहीं पता, अभी वो टाइम नहीं मिला एनालाइज करने के लिए ये। और सर ये अभी टैरिफ्स का स्टेटस क्या है सर अभी? देखिए, ट्रंप इमिग्रेशन पे हो और चीजों में हो, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट से नहीं डरते। तो वो मेरे ख्याल से तो अभी टैरिफ लगे रहेंगे। वो 10% के जो चल रहे थे, वो अभी अल्ट्रा वायरस जरूर हो गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है, बट मुझे नहीं लगता कि पीछे हटेंगे। वो कहेंगे अभी अपील में है और हम जारी रखेंगे। तो वो कोई वक्तव्य नहीं आया अभी तक, डिनायल ही आया है। तो ये अब ये होगा कि शिप्स जो हैं हार्बर से बाहर खड़ी रहेंगी, 1-2 दिन के थोड़ा क्लैरिटी आ जाए डाउन द लाइन। किसी एग्जीक्यूटिव को पास करना है वो ऑर्डर कि आप जीरो टैरिफ पे लेके आइए, कोर्ट ने इसको हटा दिया है। वो हमने देखा इमिग्रेंट्स में भी नहीं हुआ, वो वेनेजुएलन्स को उठा के कहीं भेजा। अभी कोर्ट ने कहा था कि किसी गैर मुल्क में मत भेजो, इलीगल इमिग्रेंट भी है अगर वो एक्स मुल्क से है, वाई में मत भेजो। वो साउथ सुडान में इमिग्रेंट्स को भेज दिया गया। तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट से नहीं डर रहे इस बारी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो साथ में है, 6/3 मेजॉरिटी है रिपब्लिकन्स की सुप्रीम कोर्ट में। तो यही देखना पड़ेगा। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं देख रहा था बग्गा सर, कि जो कल की जो रूलिंग आई है उसमें जो 3 लोगों का पैनल था, उसमें एक ट्रंप नॉमिनी भी थे, तो उन्होंने भी अगेंस्ट में दिया। तो ये कहीं आगे का इशारा तो नहीं है सर? नहीं, वो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल है। सो हर जज जो बैठा है वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ है। और डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, भारत में देख लीजिए, पार्लियामेंट सर्वोपरि है ना। पार्लियामेंट, अगर जुडिशरी पार्लियामेंट को डिक्टेट करने लग जाएगी या एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट को नहीं सुनेंगे, तो आप कहां चलेंगे? तो ये चेक्स एंड बैलेंस और सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये फाउंडिंग फादर्स ने बनाए थे। जॉर्ज वॉशिंगटन ने क्यों स्टेप डाउन किया अपने टर्म के बाद? उन्होंने कहा कि इंग्लैंड के राजा से हमने फ्रीडम हासिल की, मैं अपने आप को एम्परर बना दूं तो इसमें क्या वो है बात। तो मुझे डेमोक्रेसी यहाँ पे स्थापित करनी है, तो कांग्रेस सर्वोपरि है, ये कह रहा था। कोर्ट्स तो कॉन्स्टिट्यूशनल है। मैं भी कहूंगा सुप्रीम कोर्ट में जब जाता है जस्टिस रॉबर्ट्स जैसे लोग जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, शायद वो स्ट्राइक डाउन कर देंगे। वो कहेंगे आप कांग्रेस से पारित करिए, जो करना करिए, आप ऐसा यूनिलैटरल डिसीजन नहीं ले सकते, जहां तक मेरा रीडिंग है। बाकी ऑलराइट सर, वक्त की कमी है, लेकिन मैं बस एक आखिरी सवाल मुझे गर्ग सर से पूछना है। एक छोटा सा, मैं कई ओपिनियन पढ़ रहा हूं सर, दैट द रूलिंग मे लीड टू रिफंड्स फॉर दोज हु पेड द टैरिफ्स थ्रू द व्हाइट हाउस प्लान्स टू अपील। क्या ऐसा पॉसिबल है सर कि रिफंड भी अब वहां पर क्लेम हो? क्यों नहीं? इलेक्टोरल बॉन्ड में या किसी भी फैसले में अगर कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एब इनिशियो है, शुरुआत से ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जिस दिन आप जजमेंट दे रहे हैं उसी दिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होता है। ओके। तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। राइट सर। मैं एक बस लास्ट बात आपको ये कहते हुए, जी 4 महीने हो गए ट्रंप प्रशासन को, और तो 4 महीने में आपने उठापटक, धड़ाम और जो सारा केओस देखा है, अब किसी तरह से अमेरिका अपने ये 4 साल निकाल ले, इसकी हमें दुआ करनी चाहिए। अमेरिका ग्रेट रेट तो बनने वाला नहीं है इस प्रशासन के बाद, लेकिन ये ज़्यादा बिगड़ जाए और बुरी हालत में ना चला जाए, वो ऐसी स्थिति ना हो, बस उसकी हमें दुआ कर लेनी चाहिए। ऑल राइट सर,
तो व्यापार घाटा को राष्ट्रीय आपातकाल बताने वाले ट्रम्प साहब को कोर्ट का फिलहाल ये जवाब है कि जो आपने किया दैट वाज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डेलीगेशन ऑफ पावर। अब आगे ट्रम्प इसका क्या करेंगे, आगे किस तरह से जाएंगे? अभी तो वो कह रहे हैं कि भाई जो निर्वाचित ही नहीं है न्यायाधीश, उनको ये कैसे तय करने का अधिकार मिल गया कि राष्ट्रीय आपातकाल का क्या हल होना चाहिए, यानी कि वो अभी अपने गार्ड्स राउंड नहीं कर रहे हैं। बहुत दिलचस्प होगा ये देखना कि अमेरिका में क्या कुछ होता है, क्योंकि वो अभी फिलहाल 50 से ज़्यादा देशों के व्यापार से जुड़ी हुई बात है, इसलिए इस पर नज़र रहेगी इंक्लूडिंग इंडिया। बग्गा सर, आप कुछ कह रहे हैं सर? दीपक जी, जो आपका आखिरी सवाल था तो वो लगभग 30 से 35 बिलियन डॉलर की बात है फिर, क्योंकि अप्रैल में 15 बिलियन डॉलर कलेक्ट हो गए थे टैरिफ से, तो अभी मई में और हो गए होंगे। तो मैं बोल रहा हूँ 30 से 35 बिलियन का रिफंड हो सकता है। तो बहुत अहम बात आपने कही। ऑलरेडी 2 ट्रिलियन डॉलर का फिस्कल डेफिसिट है, उसके ऊपर 35 का और चूना लगेगा। बट ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट से नहीं डरते, और कोर्ट्स इनसे डर रहे हैं। 2 जजेस को अरेस्ट करवा चुके हैं, तो कोर्ट्स भी इनसे डरते हैं। तो ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कारण रुकेंगे नहीं। अब यही है कि किसी जज में दम हो कि वो रोक पाए इनको, अदरवाइज। इलॉन मस्क सर कुछ ट्रिलियन खोजने आए थे इनके लिए, वो 30-40 बिलियन वो पार्ट पाए उनके लिए, खोज पाए उतना पैसा सर कि नहीं? वो है ही नहीं ना दीपक जी। देखिए 6 ट्रिलियन में 1 ट्रिलियन आपका इंटरेस्ट जा रहा है, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट 800 बिलियन है, 900 बिलियन हेल्थ केयर है, 900 बिलियन एक और चीज अभी भूल गया जल्दी बोलने में। तो वो 4.5 ट्रिलियन तो कहीं एंटाइटलमेंट है सारा, वो तो कुछ आप हाथ ही नहीं लगा सकते। वो तो लाइटें ऑन करने, पंखे चलाने के लिए खर्चा है। रह गया 1.5 ट्रिलियन, उसमें से अब ये बोल रहे हैं 150 बिलियन हमने ढूंढा है, बट वो कांग्रेस को पारित करना होता है, तो एग्जीक्यूटिव को भेजना होता है, उनके पार्लियामेंट, उनके लोकसभा। ये हम काटना चाहते हैं जी। वहां पे आप सोचिए कौन कांग्रेसमैन अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की नौकरियां निकालेगा। 2,70,000 लोगों को इन्होंने निकाला है अभी तक। सोचिए कितना आक्रोश है ऑन द ग्राउंड लेवल। तो 6 ट्रिलियन जी सर, 6 ट्रिलियन खोजने चले थे इलॉन मस्क, खोज पाए लगभग 1.5, कितना सर आपने बताया, 150 बिलियन? 100 बिलियन, वो भी अभी कुछ ऑफिशियल नहीं है। हाँ, ऑफिशियल नहीं है, लेकिन यूएसएड जो आपने सस्पेंड किया, वो भी कोर्ट का ऑर्डर है कि आप नहीं कर सकते, उसको मान नहीं रहे। तो वो 10-15 बिलियन यूएसएड का सेविंग है। बाकी जो 2,70,000 लोगों को निकाला है, उनकी तो अभी तनख्वाह अक्टूबर तक देनी है, तो अभी तक सेविंग आई नहीं है, वो ऑन पेपर ही सेविंग है। और ऐसे में अगर रिफंड देना पड़ गया 30-32 बिलियन का, मतलब आई डोंट नो ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हो गया या मेक अमेरिका समथिंग, आई मीन खैर उसमें नहीं जाते हैं, बहुत लंबी बातचीत हो जाएगी। यही होता है ना, जब विद्वान लोग बैठे हों तो समय का कब पता ही नहीं चलता है कि कितनी लंबी बातचीत होगी, लेकिन लगा नहीं, ऐसा लगा अभी शुरू हो रही थी। और बहुत सारे सवाल पूछने थे बग्गा सर, गर्ग सर आपसे भी। आप बोलिए प्रोड्यूसर्स को 1 घंटा दें, सुभाष गर्ग जी के पास इतनी कहानियां हैं, आप बैठक करिए और फ्री फ्लोइंग छोड़िए सर। मुझे सर से निकलेगा सर, मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब हमें ये मौका अभी बार देंगे, इसलिए हम और बैठकी करेंगे आपके साथ में, गर्ग सर के साथ भी। फिलहाल थैंक यू सो मच सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गर्ग सर, थैंक यू बग्गा सर, गुड नाइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया।